हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत खाड़े, आपका एजुकेटर। स्वागत है आपका यूकेएस बायोलॉजी में। और आज हम समर्थ सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इससे नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी देखा जाए तो आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। इसके नीट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन की कैपेबिलिटी है कि आपके नीट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम चलो बढ़ते हैं हम हमारी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन को इंड्यूस कौन करता है, उसका इंड्यूसर कौन होता है, आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सेकंड गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर थर्ड लैक्टोज, ऑप्शन नंबर 4 लैक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो आसान सा क्वेश्चन है, लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन होता है, ये आपको इसमें चूज करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज। लैक्टोज ही कौन होता है, ओनली होता है इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इन वी फॉर्म ऑफ द डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। तो आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर देखिए जो हमारा डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, और 2 बेस पेयर के अंदर का डिस्टेंस वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। कितना, 0.34 नैनोमीटर। और 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इन बी फॉर्म डीएनए कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर करें, देखिए डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना हो गया, 0.34 नैनोमीटर इंटू 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं, 10। तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। तो 1 टर्न ऑफ द डीएनए हेलिक्स में कितने, अप्रोक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर इतना डिस्टेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन अभी यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी आपको मतलब डायग्राम के फॉर्म में आपको इसको पता चल जाए। देखिए यहाँ पर 2 बेस पेयर के डिस्टेंस बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। और पूरे 1 डीएनए हेलिक्स में कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। आपसे ये पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमीनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ। तो अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन कौन डिसाइड करता है, कौन सा आरएनए डिसाइड करता है, ये आपको इसमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, अब देखिए डीएनए कभी भी नहीं करता, या तो एमआरएनए होगा, आरआरएनए होगा, या तो टीआरएनए होगा। इसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा एमआरएनए होता है, इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोडॉन होते हैं। कोडॉन कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। और इस कोडॉन की जो सीक्वेंस होती है, हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो इस कोडॉन की जो सीक्वेंस होती है एमआरएनए पे, वो ही डिसाइड करते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। तो कौन डिसाइड करता है, हमारा एमआरएनए डिसाइड करता है प्रोटीन की सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सेल डिवीजन, सेल साइकिल, या फिर आप बायोमोलिक्यूल बोल सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये तीनों जगह में इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये कहीं से भी क्वेश्चन आप समझ सकते हो, मान सकते हो। ठीक है, तो डीएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता, तो इसका सिंपल आंसर है एक ही जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो ओनली आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए के अंदर एब्सेंट होता है। कौन सा होता है, यूरेसिल। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामाइन, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन यानी थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो ये किसके अंदर हो जाएगा, आरएनए के अंदर हो जाएगा। तो ये यूरेसिल कहाँ पर होता है, आरएनए में होता है, डीएनए में एब्सेंट होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस बेस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। एक तो क्वेश्चन 100% ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सिकल सेल एनीमिया इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैरेक्टराइज बाय इलोंगेटेड सिकल लाइक आरबीसी विथ न्यूक्लियस। तो ये सही है क्या इसके बारे में, तो यहाँ पर देखिए क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होता है उसके आरबीसी इलोंगेटेड सिकल लाइक आरबीसी होती है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड, एटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, अभी डोमिनेंट ट्रेट होता है क्या, नहीं, ये कैसा होता है, रेसिसिव ट्रेट होता है। इसके कारण सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड, caused by substitution of valine by glutamic acid in the beta globin chain of the hemoglobin। तो पूरा झोल यहाँ पर है, देखिए वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। तो ये क्या है, हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि
बीटा ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन में, उसे कौन रिप्लेस, ग्लूटामिक एसिड उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, उसे रिप्लेस करती है वैलिन। तो इन्होंने क्या दिया है, वैलिन को रिप्लेस कर रहा है ग्लूटामिक एसिड। तो ये क्या है हमारा गलत है, इन्होंने उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था इट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। तो ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए। अब बचा ऑप्शन, पहले 3 तो गलत हो गए, मतलब 100% एलिमिनेशन मेथड के मेथड से हम गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 100% सही हो जाएगा। आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं, पढ़ने की भी। ठीक है, तो फिर भी हम एक बार चेक कर लेता हूँ आपको समझ में आने के लिए। ठीक है, कॉज्ड बाय चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए, तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। देखिए क्या, कॉज्ड बाय चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए, तो ये सही है, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 6, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, तो ये सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इसका एक्सपेरिमेंट या फिर ये किस कौन से ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था, ये आपको इसमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ऑप्शन नंबर 2 ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ऑप्शन नंबर 3 इकोला, ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकोला। तो इकोला में फर्स्ट टाइम इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रिप्लिकेशन होता है इसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द राइबोसोम्स अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द आरएनए इज नोन एज। अब एक आरएनए स्ट्रैंड है, ये क्या बोल रहे हैं, एक देखिए ये क्या है, आरएनए स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड है, कौन सा, एक ही स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। यहाँ पर मैंने आरएनए निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, ये राइबोसोम्स 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 राइबोसोम्स, ऐसे मल्टीपल राइबोसोम्स एक सिंगल या आरएनए के ऊपर अटैच हो गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, यहाँ पर पॉलीराइबोसोम नहीं, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीजोम। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान भी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो इसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, देखिए ये डायग्राम है रिप्लिकेशन 4 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिप्लिकेशन 4 की, ये क्या है, रिप्लिकेशन 4 की, यहाँ पर इन्होंने डिनोट किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है। जब भी रिप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, रिप्लिकेशन 4 बनता है, और यहाँ पर साइमल्टेनियसली 2 स्टैंड सिंथेसिस होती है। देखिए, और कभी भी सिंथेसिस होता है स्टैंड का इन 5 to 3 डायरेक्शन। कौन से, 5 to 3 डायरेक्शन। यहाँ पर भी देखिए 5 to 3 डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगल स्टैंड बन रहा है, तो सिंगल स्टैंड बन रहा है उसे हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लीडिंग स्टैंड इन 5 to 3 डायरेक्शन टुवर्ड्स रिप्लिकेशन 4। समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल फ्रैगमेंट बन रहे हो, 5 to 3 5 to 3 5 to 3। ये जो आपको एक फ्रैगमेंट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और इसी स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड, क्योंकि ये पीछे रह रहा है, लैग हो रहा है ना, तो इस कारण हम क्या बोलते हैं इसे, लैगिंग स्टैंड। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहाँ पर यूज होते हैं, इलांगेशन ऑफ द लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन 4। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये आसान सा क्वेश्चन था। मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन मुझे बहुत कंफ्यूज करता था, लेकिन ये बहुत आसान था, मुझे बाद में समझ में आ गया। ठीक है, तो ये, लेकिन मैं एब्सोल्युटली, मुझे जब मेरी नीट देनी थी तब मुझे समझ में आ गया था, तो आपको अभी समझ में आना चाहिए। तो बहुत आसान है, इसको कुछ भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, याद रखिए अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट, किसे इलोंगेट कर दे, एक तो लैगिंग स्टैंड को इलोंगेट कर दे, मतलब ये 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। और कहाँ से कहाँ तक, टुवर्ड्स रिप्लिकेशन 4 के अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन 4, तो अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आजकल नीट के एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से डायग्राम ये आपको याद होनी चाहिए इसकी लेबलिंग। तो देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये वाला है डीएनए, कहाँ पर है देखिए, तो ए वाला, तो ए वाला क्या है, डीएनए है, यहाँ पर है देखिए, कहीं और पर है क्या, कहीं पर भी नहीं, मतलब ये तीनों भी क्या गलत हो गए। यहीं से हमारा आंसर आ गया है, फिर भी हम दूसरे भी चेक कर लेते, क्योंकि आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपकी नीट के एग्जाम भी मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बी वाला क्या है, एच1 हिस्टोन इंडिकेट करता है, बी वाला एच1 हिस्टोन। ठीक है, सी वाला क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टेमर होता है, सही है। और डी वाला क्या होता है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये डी समझ लीजिए। ठीक है, तो कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अच्छे से याद रखिए। यहाँ पर मैंने आपको
अच्छे से याद रखने के लिए एक बार देख लीजिए इसे और याद रख लीजिए। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डीएनए, ये हो गया हिस्टोन ऑक्टेमर, ये क्या हो गया एच वन हिस्टोन, और ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो ये सिंपली मैच द पेयर का क्वेश्चन है, लैक ऑफ पेयर की तरफ ही जाता है ये क्वेश्चन। मैच द पेयर के क्वेश्चन आपको 10 से 20 क्वेश्चन तो आराम से आपके नेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, सिंपल और आसान क्वेश्चन होते हैं, बोनस मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो देखिए जेड वाई और ए तीन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। कौन से स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, या एक कौन से एंजाइम है, तो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये जीन कौन से प्रोटीन को कोड करती है या फिर उसे सिंथेसिस करती है, आपको इसमें मैच करना है। तो जेड वाई ए सिंपली लाइन में आपको याद होगा, तो जेड को हम पहले मैच करते हैं, जेड क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बी का क्या है 1, देखिए कहाँ पर है, बी का 1 यहाँ पर है, 2 जगह, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर लास्ट खत्म हो गया, बचे 2 ऑप्शन। अब ए किसी सिंथेसिस करता है ट्रांस एसिटाइलेज, तो सी का क्या हो जाएगा 4, देखिए सी का 4 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब डी का देखिए, यही से हमारा आंसर आ गया, फिर भी मैं आपके लिए ये मैच कर रहा हूँ, आपको ये आ गया 100% आ गया, आपको श्योर हो टिक करने का, आगे बढ़ने का, ठीक है। अब देखिए डी वाला वाई जिन, ये किससे कोड करता है, परमियस, डी फॉर 2, देखिए 2 यहीं पर है, और ए का क्या है आई जिन, रिप्रेसर को ये कोड करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहीं से सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही रखा है, तो ये आपको 100% पता होना चाहिए। तो आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन ऑप्शन 1 न्यूक्लियस, ऑप्शन 2 साइटोप्लाज्म, ऑप्शन 3 गोल्गी बॉडी, ऑप्शन 4 न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल करिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे एमसीक्यू के साथ, जो कि आपके नीट के एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।